नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के तीसरे अध्याय अपवाह का। और हम देखेंगे कि अपवाह का अर्थ क्या होता है, नदियाँ क्या होती हैं और नदियों की विशेषताएं क्या होती हैं और भारत में कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं। इसके अलावा यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय अपवाह का अध्ययन। दोस्तों, सबसे पहले सवाल हमारे सामने यही आता है कि अपवाह क्या होता है। तो अपवाह शब्द जो होता है उसका प्रयोग किसी नदी और उसकी सहायक नदियों की जल राशि के कुल योग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। या हम कहें कि एक मुख्य नदी होती है और उसमें आकर जो विभिन्न प्रकार की सहायक नदियां मिल जाती हैं, जब उनके जल राशि को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसे अपवाह या अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब जो दूसरी सवाल इस चर्चा से उभरता है वो ये उभरता है कि फिर नदी किसे कहा जाता है, रिवर। तो नदी की भी ज्योग्राफी की एक परिभाषा होती है जो हम इन शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक बहने वाले जल की धारा को नदी कहा जाता है। अर्थात कोई भी धारा जो स्वतंत्रता पूर्वक बह रही है उसे हम नदी कह सकते हैं। लेकिन सभी प्रकार की बहती हुई धाराओं को नदी नहीं कहा जा सकता, बल्कि किसी बहती हुई धारा को नदी कहने के लिए उसमें दो विशेषताओं का होना आवश्यक है। नंबर एक है कि उसका स्रोत कोई ग्लेशियर हो, और नंबर दो, यह धारा किसी सागर अथवा महासागर में जाकर विलीन होती है। अर्थात कोई भी ऐसी बहती हुई धारा जिसको हम नदी कहते हैं उसके लिए यह आवश्यक है कि वो किसी ग्लेशियर से, पहाड़ पर जमी हुई बर्फ की चट्टान से उद्गमित हो रही हो और अंतिम रूप में वो किसी सागर अथवा महासागर में जाकर विलीन हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि हर नदी किसी ग्लेशियर से ही उत्पन्न हो। इस आधार पर भी हम नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, सदाबहार नदियाँ या बारहमासी नदियाँ, और नंबर दो, मौसमी नदियाँ या बारहमासी नदियाँ। इन नदियों का और इनको ये नाम क्यों दिया है, इनका अध्ययन हम अपने आगे की परिचर्चा में करेंगे। फिलहाल यहाँ सिर्फ ये जान लेना उपयुक्त होगा कि हम नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं, बारहमासी या सदाबहार नदियाँ और मौसमी नदियाँ या बरसाती नदियाँ। इनको ये नाम क्यों दिया गया है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं जब वो बहती हैं तो वो अनेक स्थानों से और अनेक भू आकृतियों से होकर आगे बढ़ती हैं। और एक नदी जो होती है अकेली नहीं बहती, वो अनेक धाराओं के रूप में आगे बढ़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऊंचे स्थान, पर्वत आदि नदियों को अलग अलग धाराओं में विभाजित कर देते हैं। तो नदी की धारा को जो इस ऊंचे स्थान या भू आकृतियाँ दो अलग अलग धाराओं में या द्रोणियों में विभाजित करते हैं उन्हें जल विभाजक या वाटर डिवाइडर कहा जाता है। एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि ये जल विभाजक क्या होता है। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से लिया गया यह चित्र हमें एक नदी की दो धाराओं को दिखाता है, धारा आ और धारा बा। इसमें एक ऊपर उभरा हुआ जल विभाजक दिखाया गया है जो एक ही नदी की धाराओं को दो भागों में विभाजित करता है। इससे एक ही नदी दो अलग अलग धाराओं में बह जाती है। इस तरीके से किसी नदी की धारा को दो या अधिक भागों में विभाजित करने वाले विभाजक को हम जल विभाजक कहते हैं। ये कोई पर्वत भी हो सकता है, कोई घाटी भी हो सकती है या कोई अन्य स्थान भी हो सकता है। ये मुख्य रूप से जल की धारा को अनेक या एक से अधिक भागों में विभाजित करने का काम करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र। दोस्तों, अगर भारत में अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत का जो अपवाह तंत्र का नियंत्रण है वो मुख्य रूप से इसकी भौगोलिक आकृतियों द्वारा निर्धारित होता है। और इस आधार पर हम भारतीय नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हिमालयी नदियां हैं और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं।
और जो भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न है। अब एक एक करके हम हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करेंगे। तो पहले अगर हिमालय नदी की बात करें तो हिमालय से निकलने के कारण इन नदियों का नाम हिमालय नदियाँ रखा गया है। और हिमालय से निकलने वाली अधिकांश जो नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ हैं, क्योंकि ये वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। ये नदियाँ अपना जल केवल वर्षा से ही प्राप्त नहीं करती, बल्कि दिन प्रतिदिन जो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं उन ग्लेशियरों का जल आकर भी इन नदियों में मिल जाता है। इस वजह से ये जो नदियाँ हैं ये हमेशा पानी से लबालब रहती हैं, क्योंकि दोस्तों ग्लेशियर के पिघलने के कारण इन नदियों में जल का जो मात्रा है वो लगातार बनी रहती है और ग्लेशियर पिघलना ही इन नदियों के जल का प्रमुख स्रोत होता है। इस कारण हम देखते हैं कि इन नदियों में कभी भी पानी की कमी नहीं होती। और अगर हम ये देखें कि भारत में कौन सी नदियाँ हिमालय नदियों के रूप में जानी जाती हैं, तो दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिन्हें हम हिमालय नदियों का नाम दे सकते हैं। अर्थात ये हिमालय के पिघलने वाले ग्लेशियर से बनी हुई हैं और हमेशा पानी से भरी रहती हैं। दोस्तों, हिमालय नदियों की कुछ विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि वो विशेषताएं क्या है। सबसे पहला यह है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां गॉर्ज का निर्माण करती हैं। अब आप सोचेंगे कि गॉर्ज क्या होता है। हम जानते हैं कि जो ग्लेशियर होते हैं वो पहाड़ों पर बहुत ऊपर होते हैं और जब ग्लेशियर पिघलता है तो बड़ी तेज़ी से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के साथ साथ वो कुछ खाइयों जैसा रास्ता बना देता है, जिससे होकर नदी की धारा आगे बढ़ती है। तो खाइयों जैसा ये जो रास्ता होता है इसी को गॉर्ज कहा जाता है। एक चित्र हम देखते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गॉर्ज क्या है और कैसे उसको पहचाना जा सकता है। पहले बच्चों, पाठ्य पुस्तक का यह चित्र नंबर 2 है इस अध्याय का, जिसमें हम गॉर्ज को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नदी बह रही है और उसके बाएं और दाएं तरफ खड़ी हुई चट्टानें हैं। यहाँ जिस स्थान पर नदी बह रही है ये भी कभी इसी प्रकार का ऊपर उठा हुआ हिस्सा था, लेकिन जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो अपने आप इस तरीके का रास्ता बना लेते हैं और जब लगातार ये नदियां बहती रहती हैं तो इस प्रकार का जो रास्ता होता है जहां से बहकर नदी आगे बढ़ती है वो आसपास के क्षेत्र से नीचे ढल जाता है। इस प्रकार खाई जैसा वह रास्ता जिससे होकर नदी अपनी धारा को आगे बढ़ाती है, उसी को हम गोर्ज कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है हिमालय नदियों की या सदाबहार नदियों की, वो ये है कि लंबी दूरी तय करने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां मृदा अपरदन करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू बहाकर ले जाती हैं। अर्थात क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबा रास्ता तय करती हैं और लंबा रास्ता तय करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी अथवा हिंद महासागर अथवा अरब महासागर में गिरती हैं। इस वजह से ये एक लंबा रास्ता तय करती हैं और जब पर्वत के ऊपरी भाग से ये तेजी से नीचे उतरती हैं तो अक्सर अपने साथ मिट्टी को काट कर ले आती है। नदियों द्वारा मिट्टी को काट कर लाने की इस प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। और नदियों द्वारा जो पदार्थ काट कर लाए जाते हैं अपने साथ वो मुख्य रूप से बालू तथा सिल्ट के कण होते हैं, जिन्हें जब नदी समतल क्षेत्रों में प्रवेश करती है जहां नदी की धारा कम हो जाती है वहां पर इन पदार्थों को, इन मृदा कणों को निक्षेपित कर देती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमालय नदियां मृदा अपरदन का भी कारण बनती हैं और अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट और बालू को बहाकर ले जाती हैं। और तीसरी जो विशेषता है हिमालय नदियों की वो ये है कि मध्य तथा निचले भागों में हिमालय नदियां अनेक आकृतियां जैसे विसर्प, गोखुर झील तथा डेल्टा आदि का निर्माण करती हैं। अर्थात जब हिमालय से नीचे उतरकर, पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरकर ये मैदानी इलाकों में आ जाती हैं, मध्य भाग में आ जाती हैं, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और यहाँ ये अनेक जल रूपों का आकार ग्रहण कर लेती हैं। इनमें मुख्य रूप से विसर्प, गोखुर झील तथा डेल्टा आदि है जो हिमालय नदियों की एक प्रमुख विशेषताएं है। दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये विसर्प, गोखुर झील और डेल्टा आखिर होता क्या है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का यह चित्र नंबर 3 है इस अध्याय का, जिसमें हम हिमालय नदी के
विभिन्न जल रूपों को देख सकते हैं। अगर विसर्प की बात करें हम, तो विसर्प क्या होता है? हम जानते हैं कि नदी कभी भी सीधी रेखा में नहीं बहती है, बल्कि नदी जो होती है सांप की तरह मोड़ ले लेकर बहती है। तो सांप की तरह मोड़ ले लेकर लेने की जो आकृति है उसी को विसर्प कहा जाता है। इसके बाद गोखुर झील के बारे में हमने जाना था। गोखुर झील क्या होती है कि लंबे समय में नदी का एक हिस्सा मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है, और जब मुख्य धारा से वो कटकर अलग हो जाता है तो मुख्य धारा से कटे हुए नदी के इसी भाग को गोखुर झील कहा जाता है। इसके बाद डेल्टा जो होता है, जिसे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, वो दो नदियों के बीच का हिस्सा होता है। अर्थात जब नदी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, तो उनके बीच के हिस्से को कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा की खासियत ये होती है कि डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है, और जिन क्षेत्रों में भी डेल्टा होता है वहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन बहुत अच्छे पैमाने पर बिना सिंचाई के भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है। जल स्वयं ही उस स्थान को सिंचाई देता रहता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमालयी नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं हिमालय नदियों से पूरी तरीके से भिन्न होती हैं, क्योंकि इनका जो जल है वो वर्षा पर निर्भर होता है, और वर्षा पर निर्भर होने के कारण ही इनको मौसमी नदियाँ या बरसाती नदियाँ कहा जाता है। क्योंकि एक और जो हिमालय नदियाँ होती हैं उनका स्रोत कोई ग्लेशियर होता है जो निरंतर पिघलता रहता है, और इसी कारण उनमें पानी की कमी नहीं होती। जबकि दूसरी ओर अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं। इनमें तभी पानी अधिक होता है जबकि बरसात का मौसम चल रहा होता है। शुष्क मौसम में ये नदियाँ सूख जाती हैं, और बड़ी बड़ी नदियों में भी जल की मात्रा बहुत घट जाती है, तथा ये नदियाँ छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती हैं। इस प्रकार अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात नहीं हो रही है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी छोटी नदियां तो सूख ही जाती हैं, और जो बड़ी नदियां होती हैं उनमें भी पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, और वो एक नदी नाले का रूप धारण कर लेती हैं। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, जबकि हिमालय नदियों के विपरीत यदि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है और छिछली होती है। छिछली का अर्थ यह है कि ये ज़्यादा गहरी नदियाँ नहीं होती हैं, बल्कि ऊपरी स्तर पर ही बहने वाली नदियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी इन प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी नदी दो हैं जो उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में अपना जो जल है वो बहा बहा देती हैं। इन प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये अधिकतर नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। जबकि अभी हमने ऊपर देखा है कि नर्मदा और तापी नदियां वो हैं जो बरसाती नदियां हैं या प्रायद्वीपीय नदियां हैं, परंतु फिर भी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में बहाती हैं। जबकि बाकी की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं और पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। अब दोस्तों, हिमालय नदियों की अगर बात करें तो हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां भारत में हैं, जिनमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। ये नदियां लंबी दूरी तय करती हैं और अनेक सहायक नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को संयुक्त रूप से हम नदी तंत्र कहते हैं। अर्थात नदी जब भी बहती है तो वो अकेली नहीं बहती है। लंबी दूरी तय करने के कारण हिमालय नदियाँ क्योंकि लंबी दूरी तय करती हैं, इसीलिए लंबी दूरी तय करने के कारण स्थान स्थान पर अनेक नदियाँ भी आकर उनमें मिल जाती हैं। तो जो मुख्य नदी होती है, जो मुख्य धारा होती है, उसको मुख्य नदी कहा जाता है, जबकि जो छोटी छोटी नदियाँ आकर उसमें मिल जाती हैं उनको सहायक नदियाँ कहा जाता है। तो सहायक नदी और मुख्य नदियों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो इसके संयुक्त रूप को हम नदी तंत्र कहते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो सिंधु नदी तंत्र है उसका उद्गम स्रोत जो है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में स्थित है, और ये नदी जब बहती है तो पश्चिम की तरफ बहती हुई भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख में प्रवेश करती है, जहाँ ये एक बड़ा ही सुंदर गॉर्ज का निर्माण करती है, और बहुत सी सहायक नदियाँ आकर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में इस नदी से मिल जाती हैं।
अगर हम बात करें कि भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख में कौन कौन सी नदियां आकर इस सिंधु नदी में मिल जाती हैं, तो जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा प्रमुख नदियां हैं जो भारत के लद्दाख में आकर इस सिंधु नदी से मिल जाती हैं। अर्थात इसकी जलराशि और ज़्यादा बढ़ जाती है और बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए यह नदी एक सुंदर दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य नदियां भी इसमें मिलती हैं, जिनमें सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब नदियां हैं जो आपस में एक साथ मिल जाती हैं और पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर इस सिंधु नदी से आकर मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई कराची से पूर्व की तरफ होती है और अरब महासागर में जाकर विलीन हो जाती है। इस परिचर्चा की शुरुआत में ही हमने देखा था कि नदी की दो विशेषता होती है, खासतौर से बारहमासी नदियों या हिमालय नदियों की, कि वो किसी सागर से किसी ग्लेशियर से निकलती हैं और किसी सागर अथवा महासागर में जाकर विलीन हो जाती है। तो अगर सिंधु नदी को इस आधार पर हम मूल्यांकित करें तो हम पाते हैं कि ये मानसरोवर झील के निकट ग्लेशियर से निकलती हैं और अंत में जाकर ये अरब महासागर में विलीन हो जाती है। इस प्रकार हम इसको एक सदाबहार नदी या हिमालय नदी का दर्जा दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अफवाह तंत्र की आज पहली वीडियो थी जिसमें हमने नदी का अर्थ, भारत में नदियों के प्रकार और सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। इससे आगे वाली वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए अध्याय अर्थात गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एवं सिंधु नदी को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो महत्वपूर्ण सिंधु समझौता 1960 में किया गया था उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम आज की इस अपनी परिचर्चा को यही रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।